जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा होमवर्क दिया गया है पेज नंबर 66 से जो है ना 70 तक दिया गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आपको इस क्लास में जो है ना करंट अफेयर्स का होमवर्क आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बाकी आपका जो है ना सारी क्लास आपको समय से जो है ना आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और सभी जो है जितने भी टेस्ट हो रहा है, बाकी जो भी मतलब आपको ग्रुप में, राहुल स्टडी ग्रुप में जो क्लास पीडीएफ सारा जो करवाया जा रहा है ना, आपको अच्छे से जो है ना करवाया जाएगा। बस विश्वास रखिए, कुछ क्लास जो है ना छूटा हुआ है तो आपको सारा क्लास जो है ना कवर कर दिया जाएगा। तो पहले जो है ना करंट अफेयर्स का होमवर्क करिए, कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो है ना जो भी क्लास आता है उसको अच्छे से बारीकी से देखिए। आपका क्लास देखने से जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको ज़्यादा दिन तक जो है ना कोई भी क्वेश्चन आपका याद रहेगा। आप इस बात को ध्यान दीजिए। बाकी तो हम पीडीएफ डाल ही देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप कितना देखिए पढ़ते होंगे, कितना क्या करते होंगे आपको पता होगा। और क्लास देखने से क्या होगा ना, आप क्लास को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए क्या होगा ना आपका ज़्यादा याद होता है क्लास देखने से। और कम समय में जो है ना आपका करंट अफेयर जो भी क्लास करवाते हैं सारा आपको रिवीजन हो जाता है। तो आप इस क्लास को जो है ना अच्छे से देखिए। जो भी क्लास राहुल स्टडी ग्रुप पे आता है आपको उस क्लास को हर हाल में देखना है, इतना आप मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर जो है ना 66 से होमवर्क मिला है। थोड़ा सा पॉइंट था उसको हटाइए, आप डायरेक्ट जो है ना पॉइंट पे आइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है पॉइंट नंबर क्या कह रहा है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है ना वृद्धि कितना दर हुआ, 6.5% अंक टाट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि 2024 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है 6.5% जो है ना क्या है, तो मतलब बढ़ी हुई है। ठीक है, ये अंकटाड का रिपोर्ट है। ठीक है, देखिए कह रहा है ना कि 16 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जो अंकटाड द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2024 में 6.5% की दर से बढ़ने का क्या है अनुमान व्यक्त किया गया है। तो यही कह रहा है ना कि 2024 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका वृद्धि जो है ना 6.5% हुआ है। एक जो रिपोर्ट आया है किसके द्वारा, तो अंकटाड के द्वारा जो है ना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना 2023 में 6.7% दर से बढ़ी है। और इसके अनुसार 2023 में हुई वृद्धि मजबूत सार्वजनिक पूंजीगत निवेश और सेवा क्षेत्र की वृद्धि से क्या है, प्रेरित रही है। ठीक है, तो यही कह रहा है ना कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ना जो भारत की अर्थव्यवस्था है 2023 में जो है ना 6.7% की दर से बढ़ी है। और इसके अनुसार 2023 में हुई वृद्धि मजबूत सार्वजनिक पूंजीगत निवेश और सेवा क्षेत्र की वृद्धि से क्या है, तो प्रेरित है। ठीक है, आगे कह रहा है इस दौरान घरेलू बाजार में उपभोक्ता सेवाओं की मजबूत घरेलू मांग और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात के लिए सुदृढ़ मांग से जो है ना लाभ मिलता है। आगे कह रहा है कि अंकटाड 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अस्थायी अंतर क्या है, सरकारी निकाय है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंकटाड जो है ना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक क्या है, अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। और इसका मुख्यालय बोलेगा अंकटाड का कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है ना स्थित है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि जो है दर कितना है, तो 6.8%। ये जो है ना IMF का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिपोर्ट है कि वर्ष 2024 में जो है ना भारत की वृद्धि दर कितना है, तो 6.8% है। तो उसी बारे में कह रहा है कि अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम संस्करण में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है ना वर्ष 2024 में 6.8% और वर्ष 2025 में 6.5% रहने का जो है ना अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है ना कि वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसके द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य नवीनतम संस्करण में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 2024 में 6.8% और वर्ष 2025 में 6.5% रहने का जो है ना अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए यह अनुमान IMF द्वारा जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट में अनुमानित भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5% जो है ना 0.3% क्या है, तो अधिक है। आगे कह रहा है IMF की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की सबसे तेज गति से जो है ना वृद्धिशील अर्थव्यवस्था है। तो कह रहा है ना कि IMF की इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ना भारत विश्व की सबसे तेज गति से जो है ना वृद्धिशील क्या है, तो अर्थव्यवस्था है। आगे कह रहा है कि IMF इस अवधि में चीन की वृद्धि दर 4.6 रहने का अनुमान लगाया है।
नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में 3.2% जो है ना रहने का क्या है, तो अनुमान है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार, मतलब IMF की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितना है, वर्ष 2024 से जो है ना, वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में कितना रहने का अनुमान है, तो 3 दशमलव जो है ना 2% रहने का क्या है, तो अनुमान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कर रहा है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कारोबार के लिए भारत का भरोसेमंद क्या है, स्थान। कारोबार के लिए भारत का क्या है, भारत जो है ना भरोसेमंद क्या है, तो स्थान है। ठीक है, कौन सा देश है, अपना भारत है। इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है जनवरी 2024 में जारी एंडेलमेने ट्रस्ट बैरोमीटर के अनुसार व्यवसायियों और गैर सरकारी संगठनों NGO पर भरोसे के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश है, अपना देश भारत है। जबकि मीडिया पर विश्वास के मामले में चौथे और सरकार पर भरोसे के मामले में जो है ना 5वें स्थान पे है। ठीक है, और विदित हो कि विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक से पहले जारी एलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 ने सरकार के प्रति अपने लोगों के भरोसे के संदर्भ में सऊदी अरब को जो है ना शीर्ष पर रखा है। वही मीडिया में भरोसे के मामले में चीन को जो है ना पहला स्थान दिया है। ठीक है, अपनी नियोक्ता पर भरोसा जताने के मामले में इंडोनेशिया शीर्ष पर है, जबकि भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है। आगे कह रहा है, इस सर्वेक्षण में 28 देशों के 32,000 से अधिक उत्तरदाताओं को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो इंडेक्सेशन क्या है, तो कह रहा है केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में अचल संपत्तियों पर मिलने वाले इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में अचल संपत्तियों पर मिलने वाले इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया है और इसकी भरपाई के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस मतलब LTCG कह रहा है, इसकी भरपाई के लिए जो है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस मतलब LTCG की कर की दर को जो है ना 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। और केंद्र सरकार ने इस फैसले से आवासीय संपत्ति बेचने पर अब जो है ना LTCG में इंडेक्सेशन यानी महंगाई को जो है ना समायोजित करने का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि आसान शब्दों में अगर बात करें, इसका मतलब जो है ना कि पुरानी अचल संपत्तियों बेचने पर लोगों को महंगाई समायोजन का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आसान शब्दों में बात करें तो इसका मतलब क्या है कि पुरानी अचल संपत्तियों बेचने पर लोगों को महंगाई समायोजन का लाभ नहीं मिलेगा और साथ ही उन्हें अधिक टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। और बजट में लाए गए बदलावों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2001 से पहले खरीदी गई या विरासत में मिली संपत्तियों पर जो है ना करदाताओं के लिए इंडेक्सेशन लाभ क्या रखा, बरकरार रखा है। और कर की दर में बदलाव 23 जुलाई 2024 से क्या होगा, लागू हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या था इंडेक्सेशन लाभ, इसके बारे में जानते हैं। क्या था इंडेक्सेशन लाभ, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है यह एक ऐसा नियम था जो महंगाई के हिसाब से अचल संपत्तियों की कीमतों पर समायोजित करता था। और इसे समझने के लिए पहले कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मतलब CII को समझना क्या है, तो ज़रूरी है। और CII एक ऐसा नंबर होता है जो हर साल क्या होता है, बदलता है। अचल संपत्तियों खरीदने वाले व्यक्ति जो है ना खरीद वर्ष के हिसाब से एक नंबर मिलता था और इसी नंबर के हिसाब से महंगाई और लागत को संतुलित LTCG टैक्स जो है ना लगाया जाता है। और CII नंबर हर वर्ष के हिसाब से क्या होता है, बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है भारत डिजिटल रूप में जो है ना वितरित सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बना। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में चौथा सबसे बड़ा निर्णायक देश कौन बना, तो अपना जो है ना देश भारत बना। ठीक है, तो इसके बारे में कह रहा है कि अप्रैल 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब डिजिटल रूप में जो है ना वितरित सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक बन गया है। तो वही कह रहा है कि अप्रैल 2024 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी जो है ना वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी का एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब डिजिटल रूप में जो है ना वितरित सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा क्या बना, निर्यातक बन गया। आगे कह रहा है कि 2023 में भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का निर्यात $257 बिलियन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% क्या है, तो अधिक है। इस वृद्धि ने भारत को रैंकिंग में जर्मनी से आगे निकालने में मदद की, लेकिन यह अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड से क्या है, तो पीछे है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत में विदेशी जो है ना निवेश, भारत में विदेशी निवेश के बारे में कह रहा है कि
विदेशी निवेश पाने में भारतीय शेयर बाजार पिछले एक साल में तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि विदेशी निवेश पाने में भारतीय शेयर बाजार जो है पिछले एक साल में क्या रहा, तीसरे स्थान पर रहा है। और इसी दौरान रिटर्न देने में यह प्रमुख जो है ना बाजारों में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 से 18 मार्च 2024 तक घरेलू बाजार में कुल 26 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है और इस दौरान इसने 25% क्या है रिटर्न दिया है। आगे कह रहा है कि भारतीय बाजार से ज़्यादा रिटर्न तुर्की, रूस, अर्जेंटीना ने दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विदेशी निवेश क्या है काफ़ी कम है। नेक्स्ट कह रहा है कि तुर्की के बाजार से जहाँ 70% का रिटर्न दिया वहीं रूस 42% और अर्जेंटीना ने 4 गुना क्या है रिटर्न दिया है। ठीक है, नहीं देखिए कह रहा है यूएई को रुपये में पहला भुगतान, क्वेश्चन पूछा है रुपये में जो है ना पहला भुगतान किस देश के द्वारा किया गया है, यूएई के द्वारा। ठीक है, तो कह रहा 25 दिसंबर 2023 को भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपये में अपना पहला जो है ना भुगतान किया। और विदित हो कि भारत ने जुलाई 2023 में रुपये में निपटान के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते को औपचारिक रूप से जो है ना दिया था। ठीक है, आगे कह रहा है उल्लेखनीय है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC से 10 लाख बैरल कच्चे तेल के खरीद का भुगतान भारतीय रुपये में किया और ज्ञात हो कि इसके अतिरिक्त रूसी तेल भी रुपये में आयात किए गए। ठीक है, आगे कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए यह भारत की ओर से उठाया गया जो है ना एक ऐतिहासिक क्या था तो कदम था। ठीक है, आरबीआई अब तक जो है ना 22 देशों के साथ रुपये में व्यापार की सहमति जो है ना बना चुका है और ऐसा करने से न केवल भारतीय मुद्रा का प्रचलन वैश्विक पर हो सकेगा बल्कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीय करने से जो है ना डॉलर की मांग को कम करने में क्या होगा मदद मिल सकेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ से क्या है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से टिप्पणियाँ हैं जो शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है ना उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ये चैप्टर लास्ट होने वाला है इसलिए जो है ना टिप्पणियाँ हर चैप्टर के लास्ट में जो है ना टिप्पणियाँ रहता है, मतलब शॉर्ट में जो है न्यूज रहता है। ठीक है, और ये जो एग्जाम से जो रिलेटेड ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए पहला जो पॉइंट है पैन 2.0 परियोजना। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला जो है ना पैन 2.0 परियोजना क्या है, तो कह रहा है नवंबर 2024 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आयकर विभाग के तहत पैन 2.0 परियोजना मतलब पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। तो कह रहा है कि नवंबर 2024 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आयकर विभाग के तहत पैन 2.0 परियोजना जो है को मंजूरी प्रदान की है और इसको लागू करने के लिए सरकार द्वारा 1435 करोड़ रुपये का जो है निवेश किया जाएगा। ठीक है, और आगे कह रहा है कि पैन 2.0 एक जो है ई गवर्नेंस परियोजना है जिसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और इस परियोजना का उद्देश्य ऑनलाइन सत्यापन सेवा के माध्यम से वित्तीय संस्थानों, सरकारी एजेंसियों एवं केंद्र व राज्य सरकार के विभागों के सहित पैन डाटा का उपयोग करने वाली सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य पैन डाटा वॉल्ट सिस्टम मैंडेटरी पैन डेटा वैल्यूड सिस्टम जो है ना स्थापित करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है टैक्टिकल इंडेक्स फंड। टैक्टिकल इंडेक्स फंड क्या है, तो कह रहा है टैक्टिकल इंडेक्स फंड एक इंडेक्स फंड है जो रिटर्न बढ़ाने के लिए बाजार समय रणनीतियों का उपयोग करता है और इसका उद्देश्य पारंपरिक इंडेक्स फंडों की तुलना में रिटर्न में सुधार करना है, जबकि सक्रिय जोखिम स्तर पर क्या है अभी भी क्या है तो कम है। नेक्स्ट है भारत के दानदाताओं की सूची। भारत के दानदाताओं की सूची के बारे में कह रहा है कि नवंबर 2024 में हुरून इंडिया ने वर्ष 2023-24 में देश में परोपकारी कार्यों के लिए दान देने वाले की सूची जारी की गई है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि नवंबर 2024 में हुरून इंडिया ने वर्ष 2023-24 में देश में जो है ना परोपकारी कार्यों के लिए दान देने वाली सूची जारी की है और इस सूची में देश के कुल जो है ना 1539 अमीरों को शामिल किया गया है और इसमें जो है ना प्रत्येक व्यक्तिगत संपत्ति 1000 करोड़ रुपये से क्या है तो ज़्यादा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विदित हो कि परोपकारी कार्यों के लिए दान देने के मामले में HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक विश्व शिव नाडर जो है ना पहले स्थान पे हैं। तो वही कह रहा है ना कि परोपकारी कार्यों के लिए दान देने के मामले में जो है ना HCL टेक्नोलॉजी के जो संस्थापक कौन है शिव नाडर क्या है तो पहले स्थान पे है। तो दान देने वाले नाम पे जो है ना पहले स्थान पे कौन है तो शिव नाडर है। किसके संस्थापक है तो HCL टेक्नोलॉजी के जो क्या है ना संस्थापक हैं। ठीक है, आगे कह रहा है देश के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी ने पिछले वर्ष 407 करोड़ रुपये का जो है ना परोपकारी कार्यों के लिए क्या है दिए हैं। और नेक्स्ट है ऑटो और वित्तीय क्षेत्र का कारोबार करने वाले बजाज परिवार ने पिछले वर्ष 352 करोड़ रुपये का दान दिया है
और इस सूची में तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो पहले स्थान पे बोलेगा तो जो है शिव नाडर, और दूसरे स्थान पे बोलेगा तो मुकेश अंबानी, तीसरे स्थान पे बोलेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन है, तो बजाज परिवार के जो है ना कौन है, तो पिछले वर्ष 352 करोड़ के स्थान पे जो है तीसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन। ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन क्या है, तो कह रहा ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन VFI एक ऐसी स्थिति है जिसमें राजस्व सरकार के विभिन्न स्तरों के व्यय में मेल नहीं खाता है। ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन एक संरचनात्मक मुद्दा है जिसे राजस्व एवं व्यय जिम्मेदारियां पुनर्धारित करके जो है ना हल किया जा सकता है। ठीक है, आय कर उदाहरण के लिए यदि कोई राज्य अपने स्थानीय सरकारों से शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने की जो है ना मतलब रक्षा करता है, किंतु स्थानीय संपत्ति अन्य करों के लिए वित्तीय उपलब्ध नहीं कराता है, तो यह ऊर्ध्वाधर आंदोलन क्या होता है, उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है नेक्स्ट है फंडिंग विंटर। फंडिंग विंटर क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है फंडिंग विंटर जो है ना, फंडिंग विंटर क्या कह रहा है कि यह एक ऐसी लंबी अवधि को संदर्भित करता है, जो फंडिंग विंटर है या एक ऐसी लंबी अवधि को संदर्भित करता है जिस दौरान स्टार्टअप में वेंचर कैपिटल के प्रवाह में उल्लेखनीय जो है ना गिरावट देखी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि फंडिंग विंटर जो है ना यह एक ऐसी लंबी अवधि को संदर्भित करता है जिस दौरान स्टार्टअप में वेंचर कैपिटल के प्रवाह में उल्लेखनीय गिरावट देखी जाती है, और समान शब्दों में स्टार्टअप में कम पूंजी प्रवाह की एक लंबी अवधि एवं वित्तीय अनिश्चितता के दौरान जो है ना फंडिंग विंटर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए पेज नंबर 68 पे आइए। तो कह रहा है कि नेक्स्ट है दाल चावल फंड। दाल चावल जो फंड है ना ये क्या होता है, तो कह रहा है दाल चावल फंड नामक पद एक सरल विश्वसनीय एवं सुसंगत निवेश रणनीति का संकेत देता है जो दाल व चावल जैसे मुख्य भारतीय भोजन के समान है, और यह फंड व्यापक आधार वाला म्यूचुअल फंड माना जाता है जो हर समय जो है ना उपयुक्त होने के साथ ही कई क्षेत्रों में क्या है, विस्तृत है। नेक्स्ट है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है डिजिटल करेंसी या ई रुपया नोट और सिक्कों का इलेक्ट्रॉनिक क्या है, तो रूप है। तो याद रखिएगा ना कि डिजिटल करेंसी क्या होता है, तो डिजिटल करेंसी या ई रुपया नोट और सिक्कों का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप है, और डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के बाद से आपको नोट और सिक्कों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसे आप आसानी से अपनी शॉपिंग आदि के इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। ये सब जो पॉइंट होता है ना लास्ट में, जो चैप्टर के लास्ट में जो है टिप्पणियाँ जो रहता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में जो है ना इसी सबसे क्वेश्चन बहुत आता है। ये सबको जो है ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, तो कह रहा है IFSC एक वित्तीय केंद्र है जो घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है, और भारत में IFC को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA द्वारा विनियमित किया जाता है, जो एक वैधानिक प्राधिकरण जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 ठीक है के तहत 2019 के तहत स्थापित किया गया था, और इसका मुख्यालय बोलेगा गुजरात में गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। ठीक है, नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार किसको मिला है, बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। तो अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार किसको मिला है, तो बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। तो कह रहा है बैंक ऑफ इंडिया BOI ने लगातार दूसरे वर्ष पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है भूख हॉटस्पॉट। कह रहा है हॉटस्पॉट संसार में पाए जाने वाले मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र है। तो कह रहा है कि हॉटस्पॉट संसार में पाए जाने वाले मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र है जहां जंतु व पादपों की जातियां बहुत बड़ी संख्या में जो है ना पाई जाती है, और ठीक उसी प्रकार जहां तीव्र खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है उसे भूख हॉटस्पॉट की संज्ञा जो है ना दी जा रही है। नेक्स्ट है ग्रीन स्टाम्प पेपर। ये क्या है, ग्रीन स्टाम्प पेपर क्या है इसको देखते हैं। तो कह रहा है हाल ही में पंजाब सरकार ने पंजाब में उद्योगपतियों के उद्योग को विकसित करने के लिए ग्रीन स्टाम्प पेपर जारी किया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन स्टाम्प पेपर क्या है, तो कह रहा है हाल ही में पंजाब सरकार ने पंजाब में उद्योगपतियों को उद्योग को विकसित करने के लिए ग्रीन स्टाम्प पेपर जारी किया है, जिससे उन्हें उद्योग लगाने में सरलता प्राप्त होगी तथा उन्हें कई प्रकार के अप्रूवल 15 दिनों के अंदर जो है ना प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है प्रमुख और औपचारिक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या है, तो प्रमुख अनौपचारिक आर्थिक संकेतक सूचकांक, इसके बारे में देखते हैं। देखिए कह रहा है ना, पहला है कि लिपस्टिक इंडेक्स। देखिए लिपस्टिक इंडेक्स भी होता है। तो कह रहा है लिपस्टिक इंडेक्स क्या है, तो कह रहा है लिपस्टिक इंडेक्स एस्टी लॉडर कंपनियों मतलब सौंदर्य प्रसाधन की एक अग्रणी वैश्विक कंपनी
के अध्यक्ष लियोनार्ड लॉडर द्वारा गढ़ा गया एक आर्थिक संकेतक है। इसके अनुसार आर्थिक मंदी के दौरान लिपस्टिक जैसी विलासिता की सस्ती वस्तुओं की बिक्री वृद्धि होती है। अब वस्तुतः जब उपभोक्ता वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वे अधिक महंगी वस्तुओं पर क्या है, व्यय में जो है ना कटौती कर सकते हैं। हालांकि फिर वे अपने मनोभाव को बेहतर बनाने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों जैसी सस्ती विलासिता वाली वस्तुओं का क्या करते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेमलाइन इंडेक्स। हेमलाइन इंडेक्स क्या है? तो यह सूचकांक महिलाओं के स्कर्ट की लंबाई एवं आर्थिक प्रदर्शन के बीच एक संबंध को प्रदर्शित करता है और इसके तहत यह माना जाता है कि आर्थिक उछाल के दौरान हेमलाइन बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग छोटी स्कर्ट पहनते हैं, जबकि आर्थिक मंदी के दौरान हेमलाइन में गिरावट आती है, इसके परिणाम स्वरूप लोग लंबी स्कर्ट पहनते हैं। इस अवधारणा को पहली बार अर्थशास्त्री जॉर्ज टेलर ने वर्ष 1920 के दशक में जो है ना प्रस्तुत किया था, हेमलाइन लाइन इंडेक्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट है बिग मैक इंडेक्स। बिग मैक इंडेक्स क्या है? तो कह रहा है कि यह सिद्धांत क्रय शक्ति क्षमता और मुद्रा मूल्यांकन को मापने के लिए विभिन्न देशों में बिग मैक की कीमत का उपयोग करता है और बिग मैक इंडेक्स हेमलाइन इंडेक्स की तुलना में अधिक मजबूत माना जाता है और यह विभिन्न देशों में मुद्रा मूल्यांकन और जीवन यापन की लागत का एक क्या है, ठोस माप प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये पेज नंबर 68। आगे देखिए पेज नंबर 69। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, विधिक परिदृश्य है। ठीक है, अब यहाँ से जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट है, विधिक परिदृश्य। ये तो सारा टॉपिक का नाम दिया हुआ है, तो आगे जैसे जैसे कमेंट करेंगे वैसे वैसे जो है ना आपको टॉपिक मिलते जाएगा। देखिए पहला टॉपिक क्या है? तो रेलवे संशोधन विधेयक 2024। तो कह रहा है कि पहला टॉपिक क्या है? रेलवे संशोधन विधेयक 2024 के बारे में कह रहा है कि दिसंबर 2024 में लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 जो है ना पारित किया गया। मतलब रेलवे संशोधन विधेयक का जो है ना मुख्य बिंदु क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है इस विधेयक का उद्देश्य पारित भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करना तथा इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में एकीकृत करके कानून को सरल बनाना है और इस संशोधन से जो है ना 2 कानून का संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है यह विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 में संशोधन करता है और रेलवे बोर्ड से संबंधित एक नया अध्याय 1 का ए जोड़ने का प्रावधान करता है और यह रेलवे बोर्ड को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शक्तियों प्रदान करने का क्या है, तो प्रावधान करता है। आगे कह रहा है संशोधित विधेयक में जोड़े गए प्रावधान केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संरचना, सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा शर्तें, उनकी योग्यताएं और अनुभव आदि तय करने का क्या है, अधिकार देता है। ठीक है, आगे कह रहा है इसके अनुसार केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत रेलवे बोर्ड को सभी या किसी रेलवे के संबंध में केंद्रीय सरकार की सभी या कोई भी शक्ति अथवा कार्य जो है ना सौंप सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है साथ ही 1905 के अधिनियम के तहत नियुक्त बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य भी इस अधिनियम के तहत जो है नियुक्त माने जाएंगे। रेलवे बोर्ड से ही जो है ना कराई रेलवे बोर्ड से ही अस्तित्व में है कि इस विधेयक में किसी नए बोर्ड या निकाय का जो है ना गठन का प्रस्ताव क्या है, तो नहीं है। आगे कह रहा है इस विधेयक में परिचालन दक्षता में सुधार और शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे रेलवे जोन को अधिक स्वायत्तता क्या है, मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यह विधेयक से रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य को पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे नेटवर्क या कुशल विकास हो सकेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम। आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम क्या है? एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट ESMA। इसके बारे में कह रहा है कि दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आयोजित आगामी महाकुंभ 2025 और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को देखते हुए अगले 6 माह के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट ESMA लागू कर दिया है। इसके तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों एवं प्राधिकरण में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह की अवधि के लिए जो है प्रतिबंधित लगा दिया गया है। ठीक है, आगे कर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के बारे में ये क्या है, तो विदित हो कि उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम राज्य विधायिका द्वारा वर्ष 1966 में पारित किया गया था और इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में कुछ आवश्यक सेवाएं, ऐसी सेवाएं जिनके बाधित होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है, जैसे सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे करा यह अधिनियम आवश्यक सेवाओं में शामिल नियोजक एवं श्रमिकों को कार्य करने से मना करने या हड़ताल करने पर प्रतिबंध व उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैंकिंग मतलब संशोधन विधेयक 2024। तो अगर दिसंबर 2024 में लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 जो है ना पारित किया है और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक के बारे में कह रहा है मुख्य बिंदु क्या है,
तो यह विधेयक जो निम्नलिखित कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। पहला क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, दूसरा है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 और तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955। ठीक है, आगे देखिए, वो एक जो है ना, एक पेज लास्ट और बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक जो है ना क्लास में बने रहिए। तो आगे कह रहा है कि बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम क्या है 1970, और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम बोलेगा 1980। ठीक है, आगे कह रहा है इस विधेयक में संशोधन का उद्देश्य बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ रखना है। और आगे कह रहा है इसमें ग्राहकों के लिए बैंकिंग और आसान किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें ग्राहकों के लिए जो है ना बैंकिंग को क्या किया गया और आसान किया गया है, और इसमें बैंक व्यवस्था में सुधार और निवेशक सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। आगे कह रहा है इससे परिवारों के लिए धन वितरण सरल होगा और प्रक्रियात्मक जो है ना दरें क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है व्यक्ति की वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है ना किया जाता है। तो व्यक्ति की वास्तविक जो है ना आयु पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। इसमें किशोर न्याय अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने से लेकर खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए किसी संदेह की स्थिति में वास्तविक आयु का परीक्षण किया जाता है, और विदित हो कि इसको अस्थिकरण जो है ना परीक्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है। तो ऑसिफिकेशन अस्थियों के निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया भ्रूण के प्रारंभिक विकासात्मक चरण से शुरू होकर किशोरावस्था के अंतिम चरण तक जारी रहती है। ठीक है, और हालांकि प्रत्येक व्यक्ति में यह प्रक्रिया थोड़ा भिन्न होती है। इसके तहत अस्थियों के विकास के चरण के आधार पर व्यक्ति की अनुमानित आयु को जो है निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, आयु करा ऑसिफिकेशन के दौरान शरीर की विभिन्न अस्थियां कैल्सिफिकेशन या कठोर होने की प्रक्रिया से गुजरती है, क्योंकि कैल्शियम एवं फास्फोरस जैसे खनिज अस्थियों के मैट्रिक्स में जो है ना जमा हो जाते हैं। ठीक है, आयु करा व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ अस्थियों के निर्माण की दर धीमी हो जाती है, और अंततः अस्थियों की अधिक नाजुक मतलब ब्रिटल हो जाती है, और फ्रैक्चर मतलब अस्थि भंग होने का पर क्या होता है, खतरा रहता है। इस प्रक्रिया की प्रकृति के कारण विशिष्ट अस्थियों में ऑसिफिकेशन के स्तर जो है ना डिग्री के आधार पर किसी व्यक्ति की आयु का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है क्या है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। यहाँ पे कह रहा है क्या है जो है ना बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट नामक चिकित्सीय प्रक्रिया को प्राय एपीफिशियल फ्यूजन टेस्ट। तो कह रहा है ना पे बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट नामक चिकित्सीय प्रक्रिया को प्राय एपीफिशियल फ्यूजन टेस्ट के नाम से जो है ना जाना जाता है। इस परीक्षण का उपयोग अस्थि के संलयन के स्तर मतलब डिग्री का विश्लेषण करके किसी व्यक्ति की आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। इसमें हाथों एवं कलाई जैसी अस्थियों का एक्सरे लिया जाता है ताकि कंकाल व जैविक विकास का पता लगाया जा सके, और इन छवियों की तुलना मानक विकास एक्सरे से की जा सकती है, जो आयु निर्धारित करने में क्या है तो सहायता कर सकती है तो करती है। ठीक है, आगे करा इसके लिए शरीर की कुछ विशिष्ट अस्थियों जैसे क्लेविकल, उरोस्थी एवं श्रेणी का जो है ना एक्सरे की जो है एक्सरे जांच किया जाता है। ठीक है, तो इसका रहा है इसके लिए जो शरीर की कुछ विशिष्ट अस्थियां जैसे क्लेविकल, उरोस्थी एवं श्रेणी जो है ना का एक्सरे जांच किया जाता है। ठीक है, और इन अस्थियों का चुनाव इसलिए किया जाता है क्योंकि आयु बढ़ने के साथ इनकी संरचना में जो है ना सबसे अधिक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, इसलिए जो उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, आगे का उदाहरण के लिए क्लेविकल एक लंबी अस्थि है जो कंधे की अस्थि को जो उरोस्थी से जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए क्लेविकल जो है ना क्या होती है, लंबी अस्थि होती है। ठीक है, और ये जो क्लेविकल होती है जो कंधे की अस्थि को जो उरोस्थी से क्या करती है तो जोड़ती है, और ये ऑसिफिकेशन की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें समय के साथ अनेक एपीफिसिस या ग्रोथ प्लेटलेट्स का संयोजन होता है। ठीक है, विशेषज्ञ इस आधार पर व्यक्ति की आयु का अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी ग्रोथ प्लेटलेट से जुड़ी हुई है और कौन सी नहीं है। ठीक है, आगे करा आपराधिक न्याय प्रणाली में आयु निर्धारण का महत्व। आपराधिक न्याय प्रणाली में आयु निर्धारण का महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है, और इस संदर्भ में प्रक्रिया प्रोसीड्यूर मतलब सुधार, करेक्शन मतलब पुनर्वास मतलब सुधार मतलब करेक्शन, और प्रक्रिया मतलब क्या है प्रोसीड्यूर, और करेक्शन मतलब क्या है सुधार, और पुनर्वास मतलब रिहैबिलिटेशन तथा सजा मतलब पनिशमेंट के मामले में आपराधिक कानून किशोर एवं वयस्क के जो है ना बीच अंतर का रहता है। ठीक है, आगे कह रहा है 18 वर्ष से कम आयु। यहाँ पे कह रहा है 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी किशोर पर किशोर न्याय
मतलब बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 जो है लागू होता है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी किशोर पर किशोर न्याय मतलब बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 लागू होता है। यदि कोई किशोर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कारागार के स्थान पर पर्यवेक्षण गृह में भेजा जाता है। इसके अलावा न्यायालय की बजाय बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड JJB के समझ जो है ना प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन। तो कह रहा है भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली 1957 के चुनाव के बाद क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत में जो है ना जो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली जो था 1957 के चुनाव के बाद क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। ठीक है, और वही उसी के बारे में बोल रहा है कि भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली के बारे में मुख्य बिंदु क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है यह एक नहीं निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधियों के चुनाव की अनुमति देता है और स्वतंत्रता के बाद संसद में अनुसूचित जातियों मतलब SC और अनुसूचित जनजाति मतलब ST के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और आगे कह रहा है इस निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में जनसांख्यिकी आधार पर SC और ST के लिए सीटें निर्धारित की गई थी और आरक्षित मतलब SC ST और सामान्य दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार इन सीटों पर जो है चुनाव लड़ सकते थे। ठीक है, आगे कह रहा है मतदाताओं का एक निर्वाचन क्षेत्र उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुरूप कई वोट आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मतदाताओं को एक निर्वाचन क्षेत्र में उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुरूप जो है ना कई वोट क्या है आवंटित किए गए हैं। जैसे 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ अनुसूचित जाति की आबादी काफ़ी अधिक है, मतदाता 2 वोट डाल सकते हैं और प्रत्येक पार्टी एक समान और एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को जो है नामांकित कर सकती है। ठीक है, और चुनाव में पहले स्थान पर आने वाले उम्मीदवार के सिद्धांत का पालन किया जाता है और जहां से 2 सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार जो है लोकसभा की क्या है तो सीट जीतते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक पार्टी जो है ना एक समान और एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नामांकित कर सकती है और चुनाव में जो है ना पहले स्थान पर आने वाले उम्मीदवार के सिद्धांत का पालन किया जाता है और जहाँ 2 सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को जो है ना लोकसभा क्या है तो सीट जीतते हैं। ठीक है, तो ये रहा करंट अफेयर्स होमवर्क पेज नंबर 70 तक दिया गया था सर के द्वारा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बाकी आगे जो सर होमवर्क देंगे तो आगे जो है क्लास कंटिन्यू होगा। और बाकी जिनको जो है ना पेड वाइज ज्वाइन करना होमवर्क सीरीज का घटनाचर का तो ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे जो बुक है ना आपको जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये सारे बुक जो है ना आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। जो सर के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जो होमवर्क मिलता है ये सारे जो है ना ग्रुप में उसका PDF दिया जाता है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे क्वेश्चन बैंक, करेंट अफेयर्स, घटनाचर और NCERT सार संग्रह, लूसेंट ये सभी का जो होमवर्क है ना टारगेट वाइज डेली दिया जाता है मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे रिवीजन होता है और टेस्ट प्रैक्टिस जो है ना जो यूटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट आया वो सारा करवाया जा रहा है। तो आप इस ग्रुप में जुड़ करके जो है ना अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप नंबर पे या तो ID पे टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। इसमें जो है ना फ़ी कितना 149 है, 149 पेमेंट करके आप ID पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक जो है ना प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और बहुत ही बेस्ट ग्रुप है। आप इस ग्रुप से जुड़िएगा तो आपका जो है ना बिहार दरोगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो PT एग्ज़ाम तक तब तक आपका ये ग्रुप चलते रहेगा। और जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा अभी तो मान लीजिए यूटेरिया का आया है, आगे जो है ना प्लेटफॉर्म का आएगा, बहुत सारा प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आएगा। तो आपको सारा जो है ना आपको पहले इस ग्रुप में PDF दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, फिर आंसर प्रोवाइड करवाया जाएगा, फिर क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सभी प्रक्रिया जो है आपको इस ग्रुप में करवाया जाएगा। आप इस ग्रुप को जुड़िए। आपको इस ग्रुप में जो है ना हर एक जो भी क्लास आएगा यूट्यूब पे आपको पहले ही जो है ना PDF इस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इससे क्या होगा ना, आपको पता है ना कि घटनाचक्र जो है ना बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सर भी बोलते हैं आपको भी अगर पता होगा कि इसमें PYQ है घटनाचक्र का बुक, तो आपको जो है ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेहतर से बेहतर स्कोर आए तो आप घटनाचक्र का जो है ना बुक जरूर पढ़िए, एक बार जरूर पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बाकी जो है ना परीक्षा मंडल करेंट अफेयर्स उसमें ग्रुप में करवाया जा रहा है, पहले ही PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आप जो है ना ग्रुप में जुड़ करके आप अच्छी लेवल का जो है ना तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप जहाँ से इसे पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। परेशानी कारण भी जो है ना आप लोग क्लास हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, आप इस बात को समझिए। बाकी जितने भी क्लास है ना आपका सारा क्लास आपको समय के अनुसार मिलेगा। थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी जितनी भी क्लास स्टार्ट है सारा क्लास आपको करवाया जाएगा, इसलिए इस बात को टेंशन नहीं लेना है। जब राहुल स्टडी ग्रुप पे जुड़े हैं ना तो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट सारा दिया जाएगा। तो क्लास का जो है ना लाइक ज़रूर कीजिएगा, हर ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।